राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक लड़की के साथ हुए विश्वासघात की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में धनीराम अपनी बेटी के साथ रहता था। धनीराम दारू पीता था और नशे की में धुत पड़ा रहता था और आज भी वह नशे में धुत पड़ा हुआ कुछ बड़बड़ा रहा था। घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था, लेकिन अब धनीराम की बेटी सुधा को इसकी आदत पड़ चुकी थी, क्योंकि यह तो अब उसका हर रोज़ का काम था। बेचारी सुधा हर रोज़ ईंट भट्टे से घर आकर पहले अपने बूढ़े बाप धनीराम को बिस्तर पर लेटाती, फिर बिखरा हुआ घर समेटती। लेकिन उसके बाप को अपनी बेटी पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता था। काम तो धनीराम कुछ करता नहीं था, साथ ही सुधा जो कुछ कमा कर लाती उसे भी छीन लेता था और शराब और जुए में उड़ा देता था। सुधा जब 12 साल की थी तभी उसकी माँ किसी और व्यक्ति के साथ भाग गई थी और तब से ही धनीराम गलत संगत में फंसकर यह काम काज उसने सब छोड़ दिया और नशे और जुए की लत में पड़ गया। तब से ही घर और बाप दोनों की जिम्मेदारी सुधा के कंधों पर आ गिरी। अब सुधा 20 साल की हो गई। गांव के मुखिया के ईंट भट्टे में 5 रुपया रोज़ प्रतिदिन का काम करती है। सुधा सरल स्वभाव की है। कभी पैसे नहीं देने या कम देने पर धनीराम से मार भी खाती है। बाप के नशेड़ी करतूतों और अपने लाचार भाग्य के लिए सुधा लोगों के ताने भी सुनती है, फिर भी कभी किसी का विरोध नहीं करती। चुपचाप बेचारी सब सह लेती है। कई रात तो सुधा को भूखा सोना पड़ता है, लेकिन कभी किसी से कोई सहायता नहीं मांगती। अपने आत्म सम्मान के साथ जितना जी सके उसमें खुश रहती है। वो अपना जीवन जो ऐसे ही गुजारती है, किसी से कुछ नहीं मांगती। इस दुख भरे जीवन में उसका बस एक ही तो खुशी का सहारा है, वह मुखिया जी का बेटा सूरज। सूरज और सुधा दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सुधा को एक इसी बात का डर हमेशा लगा रहता है कि उसके रिश्ते को गांव में स्वीकार नहीं किया जाएगा। सूरज के परिवार वाले तो यह बिल्कुल मंजूर नहीं करेंगे कि वह जो सूरज सुधा से प्रेम करता है, और ये सच भी तो है। आखिर सुधा बहुत गरीब है, भागी हुई माँ और नशेड़ी बाप की बेटी है। सूरज और सुधा दोनों अक्सर चोरी छुपे ही मिला करते हैं, पर सूरज हमेशा ही सुधा से कहता आया है, सुधा, गांव वाले या घर वाले उनके रिश्ते को मंजूरी दें या ना दें, जब वह शहर में जाकर उसकी नौकरी लग जाएगी तब वह सुधा से शादी कर लेगा और उसे शहर में ले जाएगा और वहीं दोनों बस जाएंगे। और सुधा भी सूरज की बातें सुनकर अपना सारा डर और दुख भूल जाती है। सूरज 10वीं तक पढ़ा लिखा है और मुखिया का पहचान जो शहर में होने के कारण सूरज को अच्छी नौकरी भी मिल गई, जिस कारण उसे शहर भी जाना पड़ेगा। शहर जाने से पहले एक बार सूरज सुधा से मिलने भट्टे पर गया, लेकिन वहाँ उसे सुधा नहीं मिली। पता चला कि सुधा की तबीयत खराब होने की वजह से वो 2 दिन से काम पर आई नहीं है, लेकिन मिलने के लिए वह सुधा से घर भी तो नहीं जा सकता। इसलिए सुधा के लिए उसकी सहेली के पास एक चिट्ठी छोड़कर गया। सुधा को अचानक सूरज के शहर जाने का पता चलते ही वो टूट सी गई। उसे दुख हुआ कि जाते वक्त एक बार भी वह सूरज को देख नहीं पाई। सुधा कभी पढ़ने के लिए स्कूल तो नहीं गई थी, बस थोड़ी बहुत ही पढ़ना जानती थी, जो उसे सूरज ने ही सिखाया था। चिट्ठी खोलते ही वो आंसू बहाने से खुद को रोक नहीं पाई। चिट्ठी में लिखा था, अच्छी नौकरी मिल गई है मुझे सुधा, 300 रुपये हर महीने मिलेंगे। जाते वक्त तुमसे मिल नहीं पाया, पर जल्दी मुलाकात होगी, बस 4-5 महीने, फिर तुम्हें लेने आऊँगा। अपना ध्यान रखना, तुम्हारा सूरज। इस चिट्ठी को गले से लगाकर सुधा बस दिन गिनती गई। समय बीतता गया।
एक एक करके 5 महीने बीत गए, लेकिन सूरज की कोई खबर नहीं आई। फिर एक दिन सुधा तालाब में कपड़े धो रही थी कि उसकी सहेली भागते हुए हाँफते हुए आई और कहने लगी, सुधा, अरे तू क्यों इतना भागकर कहाँ से आ रही है? तब उसकी सहेली ने जवाब दिया, अरे सुधा, तू इधर है, चिट्ठी पढ़ते ही रह गई और तेरा वो आशिक ब्याह रचा लाया है। जाकर देख, तेरा सूरज गाड़ी में करके जो किसे उठा कर लाया है शहर से। यह सुनते ही सुधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दौड़कर सूरज के घर की ओर भागी। वहाँ पहुंचकर मुखिया के घर को दूर से ही देखती रही कि सच में ही सूरज किसी को दुल्हन बनाकर घर लाया है। बेचारी सुधा के पैर वहीं रुक गए। पत्थर की तरह सुधा बस उन्हें देखती जा रही थी। धैर्य और सहन शक्ति ही सुधा के सबसे बड़े गुण थे, लेकिन दूर से लाल जोड़े में सूरज की पत्नी सू और सूरज को हंसते खिलखिलाते हुए गृह प्रवेश करते देख सुधा के धैर्य का बांध टूटने लगा। सूरज के इस विश्वासघात से सुधा का हृदय छलनी हो गया और आंखें पीड़ा और गुस्से से लाल होकर बहने लगीं। इधर उधर कहीं और न देखते हुए सुधा सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर देखा, वही रोज की तरह उसका बाप धनीराम नशे में सामान इधर उधर फेंकता हुआ पैसे ढूंढ रहा था। सुधा को आते धनीराम दौड़कर उसके पास गया और सुधा के दोनों हाथों को कस के दबाकर पूछने लगा, बता सुधा, कहाँ छुपा कर रखी है पैसे? कहाँ है? जल्दी ला, निकाल कर। बेचारी सुधा, रोज चुप रहकर गाली मार खाने वाली सुधा, आज पहली बार अपने बापू के आगे कुछ बोली और बहुत ही धीमी आवाज में उसने कहा, बापू, आज नहीं दूंगी तुम्हें पैसे। तभी धनीराम ने कहा, क्या बोली तू? सुधा ने अब अपनी तेज आवाज में कहा, तूने सही सुना है बापू, आज तुझे 1 पैसा भी नहीं दूंगी। मेरे खून से कमाई के पैसे हैं, जिसे तू जुए में उड़ाना चाहता है। जरा खुद कमाल के देख और उसे उड़ा। सुधा के इन बातों ने नशे में धुत धनीराम के गुस्से का पारा चढ़ा दिया और उसने पास में रखे बांस की एक सख्त लाठी उठाकर और जो सुधा पर मारते हुए कहा, हरामजादी, पैसा नहीं देगी। और सुधा की पीठ पे अपना पूरा जोर लगाकर उसने लाठी मारी। लेकिन बचपन से मार खाते खाते सुधा अब इतनी कठोर हो चुकी थी कि इस मार से वो हिली तक नहीं। 2-4 वार करने के बाद धनीराम फिर से जैसे ही सुधा को मारने गया, तभी सुधा ने पास में रखा एक बर्तन उठाकर धनीराम के चेहरे पर कसकर दे मारा। धनीराम की नाक से खून की धारा बहने लगी और लाठी फेंक धनीराम बस सुधा की आंखों में देखता रह गया। इतना तेज था सुधा की लाल आंखों में आज मानो सैकड़ों मसाल एक साथ जल रही हों। धनीराम चुपचाप वहाँ से चला गया। कहाँ गया कोई खबर नहीं। दिन बीते, सप्ताह बीते, लेकिन वह नहीं लौटा। कुछ दिन लगातार ढूंढने के बाद अब सुधा ने भी हार मान ली थी। धनीराम उसे कहीं नहीं मिला। अब धीरे धीरे 2 महीने बीत गए। धनीराम तो वापस नहीं लौटा, लेकिन जिन लोगों से जुए में वो हारा था, उन सब ने मुखिया से कहलाकर सुधा के घर और ज़मीन को हथिया लिया। सुधा के बहुत रोने गिड़गिड़ाने के बाद भी मुखिया ने उसकी कोई मदद नहीं की। गांव के बिल्कुल आखिरी हिस्से में एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा था सुधा की माँ का। वो वहीं बांस व कपड़ों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगी। उसने मुखिया के ईंट भट्टे में काम करना भी छोड़ दिया था। अब वो मिट्टी के बर्तन और खिलौने बेचकर अपना दिन जो गुजारने लगी थी। इधर सूरज अपनी पत्नी माला के साथ विवाह करके अपने जीवन में बहुत खुश था। सप्ताह के वो 4 दिन शहर में रहता, बाकी 3 दिन घर में माला के साथ बिताता। सुधा कभी उसके सामने नहीं आई और न ही सूरज ने कभी सुधा से मिलने की कोशिश की। सुधा बस दूर से ही दोनों को देखा करती थी, लेकिन थी तो वो एक स्त्री ही। नए रंगीन कपड़े गहनों से सजे, मांग भरी सिंदूर में माला को देखकर मन ही मन उसे माला से जलन होने लगी थी। जिन दिनों सूरज घर पर रहता, हर रात को सुधा सूरज के घर के पास जाती और उनके कमरे से आते शोर
और उनकी बातों को सुनते हुए अपने और सूरज के साथ बिताए समय को याद किया करती थी। रात के अंधेरे में वो घर के पास आती थी, कुछ देर रुककर चली जाती थी। किसी को कभी भी कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन एक दिन सुधा की इन हरकतों पे डॉक्टर जगदीश दास की नज़र पड़ गई। जगदीश दास गांव का इकलौता डॉक्टर था, जो था तो शहर का ही, लेकिन गांव वालों को शहर जाकर जो अपना इलाज ना कराना पड़े, इसलिए शहर से गांव आकर ठहरा हुआ था। पिछले इन 2-2.5 महीनों से जगदीश अपने मोटरसाइकिल से घूम घूम कर गाँव में इलाज पानी किया करता था। उसने कईयों बार देखा था देर रात के समय सुधा को मुखिया के घर के पास आते हुए और कुछ देर रुककर फिर चले जाते हुए। एक दिन सुधा खिलौनों की टोकरी लिए खिलौने बेच रही थी। तभी डॉक्टर जगदीश ने पीछे से आकर आवाज़ लगाई, अरे ओ खिलौने वाली। सुधा ने पीछे मुड़कर देखा तो जगदीश की ओर देखते हुए आगे बढ़ी और बोली, खिलौने लोगे डॉक्टर बाबू? अच्छे पके हुए और मजबूत हैं, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। जगदीश जो ठहाका लगाकर हंसने लगा और बोला, बच्चे? अरे मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई और तुम बच्चों की बात करती हो। सुधा ने कहा, तो फिर डॉक्टर बाबू आपने आवाज़ क्यों लगाई? जगदीश ने कहा कि हाँ, मैंने ही आवाज़ लगाई। अच्छा तो ये बताओ खिलौने वाली, ऐसे खिलौने बर्तन बेचकर कितना कमा लेती हो? सुधा ने उत्तर दिया, दिन का यही कोई 2-3 रुपया तो हो ही जाता है। डॉक्टर साहब ने हंसते हुए कहा, अरे बस इतना ही? इतना तो सिर्फ दाल और आटा खरीदने में ही लग जाता होगा, और कुछ बचता भी होगा तो अंग्रेज मुआवजा ले जाते होंगे। अच्छा ये अब छोड़ो, खाना अच्छा बना लेती हो? सुधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, हाँ बना लेती हूँ, लेकिन क्यों डॉक्टर बाबू? जगदीश ने उत्तर दिया, खाना बनाने का काम करोगी, दिन के पूरे 8 रुपये मिलेंगे। सुधा डॉक्टर की तरफ हैरानी से देखे जा रही थी। जगदीश ने फिर हंसते हुए कहा, अरे घबराओ मत, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मेरे दोस्त के घर की बात कर रहा हूँ, मुखिया का घर। बोलो करोगी? सुधा ने पूछा, मुखिया जी आपके दोस्त हैं? जगदीश ने कहा, अरे नहीं नहीं, मुखिया तो मेरे दोस्त का पिता है, उनका बेटा सूरज वो मेरा दोस्त है। जगदीश ने आगे कहा, अरे तुम इसी गांव की तो हो, तब तो जानती ही होंगी कि मुखिया की पत्नी के गुजर जाने के बाद कावेरी माई ही उनके घर की देखरेख किया करती थी, लेकिन अब उनका भी देहांत हो गया है, इसलिए उन्हें घर में कोई अच्छा खाना बनाने वाली चाहिए। जगदीश की बात काटते हुए सुधा ने कहा, लेकिन अब तो मुखिया जी की बहू आ गई है, तो उन्हें खाना बनाने के लिए किसी और की क्या ज़रूरत है? डॉक्टर जगदीश ने फिर जोर से हंसी के साथ जवाब दिया, कौन? माला? अरे उसे अगर खाना बनाना आता तो फिर क्या बात थी। दरअसल माला ने कभी रसोई घर में पैर ही नहीं रखा, मैं उसे बचपन से जानता हूँ, उसी के कारण ही तो सूरज से मेरी दोस्ती हुई है। मेरी शहर में माला ने ही उससे दोस्ती कराई थी और उसी ने मुझे इस काम में लगाया है। तुम तो पूरा गांव घूमती हो, बहुतों से मिलती हो, अगर तुम्हें कोई अच्छा खाना बनाने वाली मिले तो इस काम के लिए बात कर लेना। जगदीश ने फिर आगे कहा, देखो मैं तुम्हें बहुत ही दिनों से देख रहा हूँ, सुबह उठकर मिट्टी से ये सब खिलौने बर्तन बनाती हो, पकाती हो, सजाती हो, फिर दिन भर बेचती फिरती हो। बोलो मैंने जो कहा वो काम क्या इससे आसान नहीं है, और पैसे भी अधिक मिलेंगे? सुधा के मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे, उसके घाव अभी भरे नहीं थे, साथ ही सूरज और मुखिया के प्रति गुस्सा का भाव भी उसके मन में आ रहे थे। सुधा ने कुछ सोचा और बोली, शायद ईश्वर भी यही चाहते हैं कि वो सूरज से अपने साथ हुए धोखे का जवाब मांगेगी। हर रात उन दोनों की वासना से भरी आवाज़ें और बातें सुन सुनकर कहीं ना कहीं सुधा के मन में सूरज के प्रति घृणा के भाव आई गए थे। उसे लगा कि यह मौका उसके लिए सही है और वो सूरज से अपने तिरस्कार और अपमान का बदला ले लेगी, और यही सोचते हुए उसने डॉक्टर के उत्तर में कहा,
देखिए डॉक्टर बाबू, अगर पैसे ठीक मिलेंगे तो क्यों नहीं करूँगी, लेकिन एक शर्त है, मैं उस घर में हमेशा सिर और चेहरा ढककर ही रखूँगी। जगदीश ने कहा, अगर तुम्हें चेहरा ढककर परेशानी ना हो तो घर वालों को क्या परेशानी होगी। ठीक है, मैं माला और मुखिया से बात करता हूँ, कहकर डॉक्टर वहाँ से चला गया। मुखिया के घर में अब माला की ही चलती थी। उसने जो कह दिया वही होता था। गांव का मुखिया भी अपने घर में बहू की बात मानने को मजबूर था। आखिर होंगे भी क्यों नहीं, माला चौधरियों के परिवार से जो आई थी और चौधरियों का शहर में बहुत रुतबा था। वहाँ के अंग्रेज अफसर भी चौधरियों के इशारों पर चलते थे। माला ने डॉक्टर जगदीश से सुधा के बारे में सुना और उसे काम पर रखने के लिए हामी भर दी। अगले दिन एक सफ़ेद साड़ी, खुले बाल, घूंघट से पूरी तरह से चेहरा ढककर सुधा अपने छलनी हृदय के साथ मुखिया के भवन की ओर बढ़ी और द्वार से प्रवेश करते हुए मन ही मन उसने संकल्प कर लिया कि आज से इस घर के सभी सुख शांति के अंत की शुरुआत होगी। और इस तरह उसने अपनी पहली कदम चौखट के पार रख दी। मुखिया का मकान पूरे गांव में सबसे ज़्यादा बड़ा था। 2 मंजिला मकान था और होता भी क्यों नहीं। 17 साल से मुखिया के पद पर जो थे, ना जाने कितनों को लूट कर, कितनों को ठग कर, कितनों की ज़मीन छीन कर यह मकान उन्होंने खड़ा किया था। यूं तो मुखिया जी के 2 बेटे थे, लेकिन माँ के गुजर जाने के बाद बड़ा बेटा प्रकाश क्रांतिकारी बन गया और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजी सत्ता के विरोध में घर बार सब छोड़ दिया था। मुखिया अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, इसलिए दोबारा शादी नहीं की, लेकिन घर संभालने के लिए अपनी मुँह बोली बहन कावेरी को घर में रख लिया। सूरज को भी कावेरी ने ही पाल पोसकर बड़ा किया था। कावेरी को हर काम सही तरीके से करना ज़्यादा पसंद था, जिस वजह से माला से उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी। दरअसल माला के रहन सहन और आलसीपन और बातों के तरीके से सब कुछ ही जो कावेरी को बिल्कुल पसंद नहीं था। सिर्फ कावेरी ही नहीं, बल्कि माला भी उसकी रोक टोक से परेशान हो गई थी। आए दिन दोनों में किसी न किसी बात पर छोटी मोटी बहस हो जाती थी। इसलिए कावेरी कुछ दिनों के लिए इस माहौल से दूर अपने गांव जाकर रहकर आना चाहती थी। जाने के लिए वो हवेली से निकली भी थी, लेकिन रास्ते में बड़ी ही रहस्यमयी तरीके से उसकी मौत हो गई थी। रहस्यमय इसलिए क्योंकि मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, जबकि कावेरी को दिल की समस्या कभी नहीं थी और ना ही उसकी इतनी भी ज़्यादा उम्र थी कि उसको जो कोई परेशानी थी। अब मकान में सिर्फ माला, मुखिया और मुखिया का बेटा ही रहा करते थे। सूरज सप्ताह में एक बार ही आता, 2 दिन या 3 दिन रहकर वह वापस शहर चले जाता। एक सफ़ेद साड़ी, खुले बाल और घूंघट से पूरी तरह चेहरा ढककर सुधा घर के अंदर आ गई और प्रवेश घर में करते ही उसने देखा माला बरामदे में एक तोते के पिंजरे के पास बैठकर कुछ बातें करते हुए अपने बाल सजा रही थी। क्योंकि घर में जब सूरज चला जाता था तो तोता, मुखिया और माला ही रहते थे। माला बेहद ही खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी तो थी ही, लेकिन शहर में पले बड़े होने के बावजूद उसे शहर में रहना पसंद नहीं था। इसीलिए सूरज के कई बार कहने के बाद भी वो शहर जाने के लिए तैयार नहीं हुई। माला बहुत ही चंचल स्वभाव की और बोलचाल में बहुत ही जो बातचीत करती थी, यानी बहुत बोलने वाली थी। सुधा थोड़ी तेज आवाज़ में बोली, मालकिन कहीं तो बालों में तेल मैं लगा दूं? माला ने पीछे मुड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा ही तो इंतज़ार कर रही थी मैं, आओ ना। सुधा ने कहा, ये तो आपका बड़प्पन है मालकिन, वरना मुझ अभागी का इंतज़ार कौन करता है। माला ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुमने इतना बड़ा घूंघट क्यों लगा रखा है? यहाँ मेरे और इस मिट्ठू मियाँ के अलावा कोई नहीं है। पति तो मेरे देखो शहर में रहते हैं और ससुर जी भी रात को ही आते हैं, तुम्हें मेरे सामने चेहरा ढकने की ज़रूरत नहीं है। सुधा ने मुस्कुराते हुए जो अपने जो घूंघट था उसे हटा दिया। माला ने कहा, अरे दरअसल खाना पकाने का काम तो बस बहाना है, मुझे तो कोई मेरे साथ बात करने वाला चाहिए।
इस बड़े से घर में मैं बिल्कुल अकेली रह जाती हूँ। पहले कावेरी माई थी, अब तो वो भी नहीं रही, और ये मिट्ठू मियाँ है जो बस सुनता ही है, कुछ कहता नहीं है। कहकर माला ने जोर जोर से हंसने लगी। सुधा भी माला की बातें सुन के और उसके भोलापन देखकर मुस्कुराती रही। माला ने उसे सारे काम समझा दिए और कहा सिर्फ खाना ही नहीं, घर के सभी काम, बाकी नौकरों को वो पहले ही काम से निकाल चुकी थी। फिर माला ने सुधा को उसका कमरा दिखाया। सुधा के लिए ये किसी सपने से बिल्कुल भी कम नहीं था। उसने शायद कभी ये नहीं सोचा होगा कभी इस घर में उसे रहने का भी मौका मिलेगा, भले ही नौकरानी बनकर ही सही। माला को स्वतंत्र रहना पसंद था। उसे अपनी आज़ादी बहुत प्यारी थी। किसी की भी बात मानकर रहना उसे बिल्कुल नहीं पसंद था। इसी वजह से मुखिया को भी माला का रवैया कुछ पसंद नहीं था। लेकिन बड़े घर की बेटी होने के कारण मुखिया जी कुछ कह नहीं पाते थे। मुखिया जी अक्सर रात को ही घर आते थे। किसी से बातचीत नहीं करते, बस खाना खाते और अपने तोते को खाना पानी देकर अपने कमरे में जाकर सो जाया करता था। कुछ ही दिनों में उनका मुखिया का पद भी जाने वाला था। उन्होंने सुधा को काम करते देखा, लेकिन चेहरा ढका होने के कारण वे सुधा को पहचान नहीं पाए। कुछ दिन बीते। एक सुबह जब मुखिया अपने बरामदे पर बैठे अपने तोते को दाना दे रहे थे, तभी घर में डॉक्टर जगदीश आया। जगदीश का घर आना भी मुखिया को बिल्कुल पसंद नहीं था। खासकर माला से मेल मिलाप करना, बातें करना, एक साथ हंसना हंसाना। मुखिया ने अपने पद का फ़ायदा उठाकर कई बार उसे जगदीश को गांव में आने से रोकने की कोशिश तो की, लेकिन आसपास कोई डॉक्टर ना होने के कारण वो कोशिशें बेकार हो रही थीं। अंदर जाकर जगदीश ने मुखिया जी को नमस्कार कहा, लेकिन मुखिया जी ने कोई जवाब न देकर अपने कमरे की ओर चले गए। जगदीश की आवाज़ सुन माला दौड़ते हुए नीचे आई और कहने लगी, अरे अब आ रहे हो तुम इतने दिनों बाद? लगता है पूरा गांव ही बीमार पड़ा है कुछ दिनों से। जगदीश ने अपने हंसी के साथ कहा, अरे नहीं, मुझे लगा तुम्हें अब नई सहेली मिल गई तो मेरी याद कहाँ आएगी। माला ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, हाँ ये तो सही कहा तुमने, जैसे काम वाली मुझे चाहिए थी तुमने बिल्कुल वैसी ही ढूंढी है। मुझे तो अब कुछ भी करना ही नहीं पड़ता, और तो और मेरी बातों से वो परेशान भी नहीं होती। जगदीश बोला, फिर तो तुम्हें कुछ और दिन सिर्फ उसी से बात कर अपना दिल बहलाना होगा। माला ने पूछा, क्या मतलब है जगदीश तुम्हारा? मैं कुछ समझी नहीं। फिर जगदीश बोला, दरअसल माला, मुझे न शहर से सूरज का संदेशा लेकर आया था, ये कहने के कि काम में बहुत ही ज़्यादा मैं व्यस्त होने के कारण सूरज अगले 2 सप्ताह तक जो घर नहीं आएगा। यह सुनकर माला का चेहरा उतर गया। फिर जगदीश ने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, अरे तुम उदास क्यों हो गई? सूरज ने यह भी कहा है कि इस बार वो एक लंबी छुट्टी लेकर घर आएगा। तभी कमरे से मुखिया निकलकर जो कह रहे थे, हाँ बहू, तुम क्यों उदास होती हो? जब तक सूरज नहीं आ जाता तब तक डॉक्टर तो है तुम्हारे पास पीठ सहलाने के लिए। जगदीश ने पीठ से हाथ हटाया और कहा कि फिर आता हूँ कहकर जाने लगा। मुखिया के ताने ने उसे जो समझ गया कि मुझी पर उसने जो ताना कस दिया है, तो वह बोली, हाँ हाँ ज़रूर आना। मुखिया साहब बोले, वैसे भी डॉक्टरों की ज़रूरत पूरे गांव से ज़्यादा मेरे घर वालों को है। जगदीश चुपचाप वहाँ से चला गया। माला भी उठकर अपने कमरे में चली गई और सुधा दूर खड़ी है सब देख रही थी। कुछ सोची और माला के कमरे में जाकर बोली, लाओ मालकिन, आज आपके पैरों में अलता लगा दूं। तो माला की आंखों में आंसू थे। उसने रोते हुए कहा, नहीं तू जा, आज बस मन नहीं है मेरा। मुखिया का जगदीश के साथ इस तरह के बर्ताव और बात बात पे ताना मारना माला को बिल्कुल पसंद नहीं था। सुधा और करीब आई और माला के पैरों के पास बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे आता है, मुझे आलता लगाना भी आता है। माला आंसू पोंछते हुए कह पड़ी, वो कैसे? तब सुधा ने उसे अपने बारे में बताया। मेरे बाबा भी बिल्कुल ऐसे ही थे, हमेशा मुझे ताना देते थे, खरी खोटी सुनाते थे, शराब पीकर मारते थे। फिर एक दिन, माला ने पूछा, फिर एक दिन क्या हुआ? सुधा ने आगे कहा, एक दिन हर रोज की तरह
वो मुझे लाठी से मार रहे थे। बहुत देर तक मैं सहन करती रही, लेकिन वो रुक ही नहीं रहे थे। तभी मैंने एक बर्तन उठाकर उनके चेहरे पर दे मारा। खून बहने लगा, लेकिन दोबारा उन्होंने कभी मुझे खरी खोटी नहीं सुनाई, कभी हाथ नहीं उठाया। इतने दिन माला के साथ रहकर सुधा यह अच्छी तरह जान चुकी थी कि गुस्से में माला खुद पर काबू खो बैठती है, और वही हुआ। जब सुधा ने कहा, जब तक हम चुप रहकर सुनते हैं सब हमें सुनाते हैं, जिस दिन हमने विरोध करना शुरू कर दिया सब चुप हो जाते हैं। माला को ये बात जो दिल पे चुभी, उसने एक पैर में आलता लगा था कि झट से उठी और तेज गति से चलते हुए नीचे सीढ़ियों से उतरी और ससुर जी के सामने जाकर खड़ी होकर कहने लगी, पिताजी आप शायद ये भूल रहे हैं, ससुर जी आपका मुखिया पद है, अब बहुत जल्द आपका पद जाने वाला है। मुखिया जी भी जोर से आवाज़ में कह पड़े, ये क्या तरीका है बहू बात करने का। माला अब और जोर से कहने लगी, समझते क्या हो आप खुद को, चौधरियों की बेटी हूँ मैं, हर बार चुप नहीं रहूँगी। आपने पहले भी जगदीश को बहुत कुछ कहा है। आपने और आपकी बहन कावेरी ने सूरज जी के कान भरने की कोशिश की, लेकिन अब बस बहुत हुआ। इसी तरह दोनों ससुर बहू में बहुत देर तक झगड़ा और बहस होती रही। दूर से सुधा देखती रही, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मानो उसके छलने हृदय को यह सब देखकर आज राहत मिल रही थी, क्योंकि इस कदम से उसने अपने बदले की शुरुआत कर चुकी थी। और कुछ दिन और बीते, अशांति का माहौल भी धीरे धीरे सामान्य होने लगा था। इस बीच जगदीश भी 2-3 बार घर आया। माला और जगदीश दोनों ने कमरे में बैठकर बातें भी की, लेकिन मुखिया ने यह सब देखकर भी कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन सुबह से ही मुखिया का तोता कहीं मिल नहीं रहा था। घर बाहर हर तरफ बहुत ढूंढने के बाद भी वह तोता कहीं नहीं मिला। इस शौक में मुखिया ने दिन भर खाना तक नहीं खाया। फिर शाम को पिंजरे के पास बैठे तोते को याद करते हुए आंसू बहाते हुए मुखिया बार बार बस यही कहता रहा, पहले प्रकाश की माँ चली गई, फिर प्रकाश चला गया, फिर कावेरी बहन चली गई, मेरा बेटा सूरज अपनी जुबान कटी पत्नी को छोड़कर शहर चला गया, इकलौता तू ही तो था मेरा, अब तू भी चला गया। तभी हल्के कदमों से चलकर सुधा वहाँ आई। ऐसे सुधा कहने लगी, रोइए मत मुखिया जी, जाना तो होता ही है सबको, एक ना एक दिन मैं खाना लगाती हूँ, आप खाना खा लीजिए, वरना आप बीमार हो जाएंगे। आज माला मालकिन ने रसोई बनाई है, चौधरियों की बेटी को खाना भी बनाना आता है। मुखिया जी ने ताना कसते हुए जो खाने बैठ गया। मुखिया जी का ध्यान आज खाने पे नहीं था, फिर भी दांतों में उन्हें कुछ खटका। ये क्या हड्डी, कहते हुए एक झटके के साथ पूरी थाली फर्श पर फेंक दी उन्होंने। मुखिया शुद्ध शाकाहारी था, कभी भी मांस को हाथ तक नहीं लगाया था, और खाने में मांस देखकर उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। मुखिया उठकर खड़ा हुआ और तेज आवाज में चिल्लाने लगा, अरे बहू, तूने क्या कर दिया ये, अभागिन, तूने मुझे मांस खिला दिया। आवाज़ सुनकर माला भी कमरे से बाहर आ गई और देखी पूरे फर्श पर चावल और सब्जी बिखरी पड़ी है और बिखरे पड़े हैं पके मांस के कई टुकड़े। मुखिया के गुस्से से उबलती आंखें तभी मांस के एक टुकड़े पर जा रुकी, जो था कि तोते का सिर था, जो उसका अपना तोता था। तोते का सिर देखकर मुखिया का कलेजा मुंह को आने लगा और वह कुछ भी ना कहते हुए सीधे घर से बाहर चले गए। सुधा और माला दोनों ही बस एक दूसरे की तरफ चेहरा घुमाए खड़े थे। मुखिया के चले जाने के बाद सुधा ने अपना घूंघट उठाते हुए माला से कहा, ये ठीक नहीं हुआ मालकिन, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। माला ने हैरानी से कह पड़ी, मैंने? तो सुधा ने कहा, आपने ही तो ये नहीं किया तो ये किसने किया? आपने ही तो मुझसे कहा तोते को आज़ाद कर देने के लिए। माला हैरान थी, खामोश रहकर नामे सिर हिलाते हुए अपने कमरे में चली गई। दरअसल एक दिन माला ने बात बात में ही सुधा को यह बताया था कि गुस्से में आकर वो कुछ भी कर जाती है, और क्या कर जाती है उसके बाद उसे याद तक नहीं रहता, बिल्कुल भी नहीं। इस घटना के 2 दिन तक मुखिया घर नहीं आया, गांव के ही किसी दोस्त के घर रहा। तीसरे दिन सूरज शहर से लौटकर तब मुखिया भी घर आ गया। जब सूरज घर आया
सूरज ने सभी बातें माला के मुंह से सुन चुका था। जब उसने सुना कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके बाबा माला के साथ कैसा व्यवहार करते थे, तब उसने भी मुखिया को काफ़ी कुछ सुनाया। मुखिया जी का मुखिया पद भी अब कुछ ही दिनों के लिए था। अपनी जगह, जमीन, घर, ईंट भट्टा सब कुछ उन्होंने पहले ही सूरज के नाम कर दिया था। अपने ही घर में अब उन्हें प्यार और सम्मान नहीं मिल रहा था। उन्होंने अब बनारस जाकर बाकी का जीवन वहीं बिताना सही समझा। सूरज ने भी उन्हें जाने से नहीं रोका। सूरज इन चंद महीनों में काफ़ी बदल चुका था। माला अब आज़ाद थी पूरी तरह से। सूरज और माला दोनों हमेशा कमरे में ही रहते, सिर्फ खाना खाने के लिए बाहर आया करते थे। कभी कभार ही सूरज अपनी किताबों के कमरे में बैठकर समय बिताया करता था। घर के सारा काम अब सुधा किया करती थी। दोनों को एक साथ देखकर सुधा को सूरज के साथ बिताए अपने पुराने दिन याद आ जाते थे। उसके हृदय की आग और भी ज़्यादा धधक उठती थी, लेकिन सूरज जैसे पूरी तरह सुधा को भूल चुका था। सूरज ने माला से कभी नहीं पूछा इस कामवाली के बारे में, और ना ही उसने कभी कामवाली से बात करने की कोशिश की। उसका सारा ध्यान सिर्फ माला पर ही रहता था, जिस वजह से सुधा को और भी ज़्यादा सूरज से नफरत होने लगी थी। एक दिन माला ने कहा, सुधा तुम आज एक काम करो, आज तुम अपने घर होकर आओ, कल सुबह ही आना, तुम्हारे मालिक आज। इतना कहकर वह हंसने लगी। सुधा ईर्ष्या से दोनों मुट्ठी बंद करने लगी और कहा, ठीक है मालकिन, और यह कहकर वो चली गई। सुधा चली तो गई, लेकिन पूरा दिन बस दोनों के बारे में सोचती रही। ना जाने सूरज बाबू किस तरह माला को छू रहे होंगे, कैसे केस में वो अपनी उंगलियों को फंसा रहे होंगे, और यही सब विचार उसके मन में आते रहे, और इन्हीं विचारों में उसका दिन बीता। आधी रात का समय था। सुधा के मन की बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ गई। वो खुद को रोकने में अब असमर्थ पा रही थी, और पहले की तरह वो अंधेरे में उस मकान के पास, जो कि सूरज और माला के कमरे के बिल्कुल पीछे था, उसके पेड़ के पास जाकर खड़ी हो गई और कमरे से आती आवाज़ों को सुनने लगी। कमरे से आती माला की आवाज़ें और जो उसके हृदय को और छलनी कर रही थी। अब वह वहाँ ज़्यादा देर नहीं खड़ी रही और वापस अपने कमरे में आ गई। सुधा वहाँ से चली गई। अगले दिन सुबह जब मुखिया के भवन में गई तो देखा माला दरवाजे पर ही खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही थी। शायद किसी को वो विदा कर रही थी। सुधा को आते देख उसने कहा, अरे इतनी देर से क्यों आई? मैं तेरा ही राह देख रही थी। चल अब आ गई तो जल्दी खाना बना दे, बहुत भूख लगी है। मैं सोची थी कुछ बना लूँ जाकर, लेकिन आज पूरा मैं जो थक गई हूँ। मेरा खाना बनाने के बाद न मेरे पीठ की मालिश भी कर देना, लेकिन रसोई में जाए उससे पहले जाकर मेरा कमरा ठीक कर दो, पूरा बिखरा पड़ा है। सुधा ने ज़्यादा कुछ न कहते हुए सिर्फ हाँ में गर्दन हिलाकर माला के कमरे की तरफ चली गई। कमरा जो माला का था उसका हर सामान बिखरा हुआ था। बिस्तर और फर्श पर बिखरे गुलाब की पंखुड़ियाँ रात की कहानी बता रही थी। सूरज बिस्तर पर ही सोया हुआ था, आँख नहीं खुली थी उसकी। कुछ देर सुधा उसे देखती रही, फिर कमरे से बाहर बिखरे सामानों को समेटने लगी। इसी बीच उसने खिड़की से पर्दा को हटाया। सुनहरी धूप की किरणें कमरे में आने लगी। अचानक धूप पड़ने से सूरज की आंखें खुल गईं। आंखें खुलते ही उसने देखा सफ़ेद साड़ी की लंबी आंचल से चेहरा ढककर काम वाली खड़ी है। धूप उससे टकराकर सूरज की आंखों पर पड़ रही थी। सुधा के गीले बालों से पानी की बूंदें टपककर फर्श पर गिर रही थी। रोशनी में उसकी सांवली त्वचा भी खिलकर मानो प्रकाश दे रही थी। सूरज एकटक होकर उसे देख रहा था, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। सभी सामान समेटकर सुधा वहाँ से चली गई। उसे जाते हुए भी सूरज बस देखते ही रहा था। एक अजीब सा आकर्षण हो रहा था उसे इस कामवाली के लिए। काफ़ी देर बाद सूरज कमरे से बाहर आया और नीचे बरामदे में कुर्सी डालकर बैठ गया। हाथ में अखबार था, लेकिन आज उसका ध्यान केवल कामवाली की तरफ था। माला उसे नीचे बैठ देखकर हंस पड़ी और बोली, अरे ये क्या सूरज, आपका भी बदन दुखने लगा क्या, जो आज कमरे से बाहर निकल आए? सूरज थोड़ा मुस्कुराया और कहा, अरे नहीं, 5 दिन हो गए कमरे में पड़े पड़े, बहुत हो गया आराम,
अब सोचा बाहर निकल जाऊं, वैसे भी परसों फिर वापस लौटना ही है। थोड़ी सांस लेकर उसने पूछा, अच्छा माला ये बताओ, ये काम वाली तुम्हें कहाँ से मिली? माला ने जवाब दिया, जगदीश ढूंढ कर लाया है, बेचारी विधवा है, बर्तन बेचती थी, पति के मर जाने के बाद ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। घर में भी इसका बाप मारपीट करता था, इसे भी काम की जरूरत थी और मुझे भी ठीक ऐसी ही काम वाली की। सुधा ने अपने बारे में माला से यही बताया था। सूरज ने हामी भरते हुए पूछा, नाम क्या है इसका और घर के भीतर ये चेहरा ढककर क्यों रहती है? माला ने कहा, नाम मैं पूछी थी, लेकिन उसने जवाब में कहा, सब मुझे अभागिन कहकर ही बुलाते हैं। जवाब सुनकर फिर कभी नहीं मैंने इसका नाम पूछा। ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन हाँ मेरी सभी बातें सुनती है और चेहरा वो तुम्हारे सामने ढकती है। काम में आने से पहले उसने यही शर्त रखी थी। हाँ, जगदीश को ज़रूर पता हो सकता है इसके बारे में कुछ। उसके बारे में कुछ भी न जानते हुए सूरज को सब कुछ जाना सा लग रहा था और वो उसकी ओर आकर्षित हो रहा था, मानो सुधा के लिए उसके दिल में प्यार दोबारा दस्तक दे रहा था। सूरज बोला, सुनो, मुझे यह ला कर दो, वह ला कर दो, यह कर दो, वह कर दो जैसी बातों से सूरज उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, उसके पास जाने की कोशिश करने लगा था, लेकिन सुधा उसे नज़रअंदाज कर रही थी, जिससे सूरज का उसके लिए और भी जो उसे देखने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। सूरज उसके बारे में जानना चाहता था, इसके लिए उसने जगदीश से बात करना सही समझा। सूरज के सीने में सुबह से ही हल्का दर्द हो रहा था। उसे अच्छा बहाना मिल गया जगदीश से अकेले मिलने का। उसने सोचा इसी बहाने से वो इस काम वाली के बारे में कुछ जान लेगा। सूरज डॉक्टर जगदीश के यहाँ गया और गांव में जहाँ वो ठहरा हुआ था। इधर सूरज का उसके साथ बात करने की कोशिश करने पर पास पाने से सुधा के मन में भी कहीं ना कहीं फिर से वही प्यार का अनुभव होने लगा, लेकिन अब भी वह अपने जो दृढ़ संकल्प पे कायम थी। सूरज के किताबों वाले कमरे का दरवाज़ा हमेशा ही बंद रहा करता था, लेकिन आज दरवाजे पर ताला न देखकर सुधा वहाँ चली गई और वहाँ की हर वस्तुओं को, हर किताबों को छू छू कर सूरज के स्पर्श को महसूस करने लगी। शहर जाकर सूरज डायरी लिखना शुरू कर दिया था। टेबल पे पड़ी डायरी को सुधा ने हाथ से उठाया और वहीं उसके पन्नों को पढ़ने लगी। अचानक माला पीछे से आकर जोर से आवाज़ में बोल उठी, तुम यहाँ हाथ में, तुम्हारे क्या है तुम्हारे हाथ में? डायरी? तुम सूरज जी की डायरी के साथ क्या कर रही हो? अचानक माला को देखकर जो सुधा चौंक उठी। सुधा बोली, कुछ नहीं मालकिन, मैं तो बस यूं ही चली आई। कांपते हुए सुधा जो घबरा रही थी। तब माला ने पूछा, लेकिन तुम इस डायरी के साथ क्या कर रही हो? तुम्हें लिखना पढ़ना आता है? सुधा ने उत्तर दिया, नहीं मालकिन, मुझे लिखना पढ़ना कैसे आएगा? मैं तो कभी स्कूल गई ही नहीं हूँ और इस कमरे में कभी आई भी नहीं थी। दरवाज़ा खुला देखा, बस यूं ही देखने चली आई। माला बोली, अच्छा ठीक है, अब जाओ तुम यहाँ से, तुम्हारे मालिक आकर देख लिए तो मेरी खैर नहीं। और यह कहकर माला चली गई। दूसरी तरफ सूरज जगदीश से मिलने के लिए बहुत समय तक रुका रहा, लेकिन उसका जगदीश से मिलना नहीं हुआ। फिर तंग आकर वो घर की तरफ आने लगा। आते हुए उसने अपने ईंट भट्टे पर जाकर सबके कामकाज देखना सही समझा। वहाँ जाते ही उसकी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। वो उन सभी जगहों को देखने लगा जहाँ कभी वो सुधा से मिला करता था। वो नज़र इधर उधर घुमा रहा था। काफ़ी समय तक एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने और सुधा के बारे में सोचता रहा। ना जाने कहाँ होगी, कैसी होगी, क्या पता मुझे भूल गई होगी, जैसे कई सवाल सूरज के मन में उठ रहे थे। तभी वहाँ से एक औरत गुजरी और सूरज को देखकर हाथ जोड़कर उससे नमस्ते कहने लगी, नमस्ते मालिक। तब उसने कहा, सूरज उसे जानता था। कई बार सुधा के साथ उसने उसे देखा था। उसने उस औरत से सुधा के बारे में पूछा। तब उस औरत ने सारी बातें उसे बताई। धनीराम का गांव छोड़कर चले जाना, मुखिया का उसका घर और ज़मीन छीन लेना, सब कुछ। सूरज ने पूछा, अब सुधा कहाँ है?
जवाब में औरत ने कहा कि उसे कुछ मालूम नहीं है। उसने ईंट बनाने का काम छोड़ दिया था। अपने माँ की ज़मीन पर एक झोपड़ी बनाकर रहती थी, तो आसपास के गांव से मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाकर बेचा करती थी। कभी कभी यहाँ भी दिखती थी, लेकिन अब कहाँ है, किसी को शायद कुछ पता होगा। कोई कहता वो धनीराम को ढूंढने गई है, कोई कहता किसी के साथ भाग गई, कोई कहता फिरंगी उठा ले गए, लेकिन सच्चाई सच क्या है वह कोई नहीं जानता था। उस औरत के मुंह से इतना सब सुनकर सुधा के बारे में सूरज को बहुत दुख हुआ और मन ही मन वह पछताने लगा। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, बादलों की गड़गड़ाहट भी कानों में पड़ रही थी। सुधा के बारे में सोचते हुए सूरज आसमान की तरफ देखे जा रहा था। तभी आसमान से एक बूंद उसकी आंखों में आ गिरी। उसने झट से आंखें बंद की और अचानक उसे याद आ गया उस कामवाली के गीले बालों से टपकती हुई बूंदें। सूरज उठ खड़ा हुआ और अपने घर की तरफ दौड़ने लगा। बारिश भी शुरू हो गई। दौड़ते हाँफते हुए वो घर पहुंचा और सुधा सुधा कहकर चिल्लाने लगा। वो सुधा के कमरे में गया, लेकिन वह वहाँ नहीं मिली। रसोई में देखा, वहाँ भी वो नहीं थी। अपने कमरे में देखा तो वहाँ माला सोई हुई थी। सुधा पूरे घर में कहीं नजर नहीं आ रही थी। सूरज अब धीरे धीरे चलकर छत की सीढ़ी चढ़ने लगा। थोड़ा आगे बढ़कर देखा तो सुधा वहीं छत पर खड़ी थी। बारिश में भीगती चेहरा ऊपर किए खड़ी थी। भीगी सफ़ेद साड़ी उसके पूरे शरीर से चिपक गई थी। आंखों से बहते आंसू और बारिश एक हो गए थे। सूरज ने आगे बढ़कर हल्की आवाज़ में कहा, सुधा। सुधा उसकी ओर मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, देखो सूरज बाबू, हटा दी पल्लू चेहरे से आज। सूरज और करीब गया और रोते बिलखते हुए कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो सुधा, मुझे माफ़ कर दो सुधा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हारे साथ मैंने बहुत गलत किया। उसकी बातों को काटते हुए सुधा ने हंसते हुए कहा, चुप रहो सूरज बाबू, कुछ मत कहो, कुछ भी मत कहो। सूरज बोला, सुधा मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, बहुत बड़ा। सुधा बोली, नहीं सूरज बाबू, आपसे नहीं, अपराध तो मैं की थी अपनी हैसियत भुलाकर। आपका कोई दोष नहीं, और माला तो है ही इतनी सुंदर। सूरज बोला, नहीं सुधा, तुम गलत सोच रही हो, तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सुधा कुछ जो सूरज कुछ कहता तो सुधा बोली, चुप, मैंने कहा ना कुछ मत कहिए, मैं सब जानती हूँ। मैंने आपकी डायरी में सब कुछ पढ़ लिया है कि कैसे आपने शहर की चौधरियों से पैसे लिए और चुका ना पाने के कारण उन्होंने अपनी बेटी आपके हाथों में दे दी। हाँ सूरज बाबू, मैंने वो पन्ना भी पढ़ लिया जिसमें आपने लिखा है कि माला से शादी मजबूरी में हुई है, लेकिन अब सच में उससे प्यार होने लगा है, प्यार हो गया है। इतना कहकर आगे हंसती हुई सुधा कहने लगी, बस यही जानने के लिए तो मैं यहाँ आई थी, आज जान लिया। बस अफसोस है इस बात का कि यह सब आपसे और आपकी जुबान से जान नहीं पाई। काश सूरज बाबू आपने चोरी छिपे मुझे पढ़ना न सिखाया होता, तब तो आज भी आपके किसी झूठ को सच मान लेती। सूरज अपनी सफाई में कुछ कहने ही जा रहा था कि अचानक सीने में तेज दर्द उठा और वो धड़ाम से नीचे गिर गया और छटपटाने लगा। सुधा बस देखती जा रही थी। सुधा जो सूरज की तरफ हाथ किए हुए इशारा कर चीखने की कोशिश सूरज कर रहा था कि हाथ उसका ज़मीन पर गिर गया। सुधा अब नीचे बैठकर सूरज के सीने पर अपने कान लगाने लगी। दिल का धड़कना रुक चुका था, सांसें अब चल नहीं रही थीं। सूरज की आखिरी चीखों से माला की नींद खुल गई। वो दौड़कर सीढ़ियों पर चढ़ते हुए छत पर गई और देखी बारिश में बैठी सुधा की गोद में सूरज की लाश पड़ी थी। यह देखकर माला की आंखें खुली की खुली रह गईं। चीखने में उसने बिल्कुल भी देर नहीं की, तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरी और घर के बाहर आकर चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बुलाने लगी। मुखिया की बहू को ऐसे घर से बाहर निकलकर चिल्लाते देखकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और पूछने लगे कि ऐसे क्या हो गया, क्यों चीख रही हो। माला चीखते हुए कह रही थी, मार डाला, उसने मार डाला मेरे पति को। उसके जुबान से ऐसी बातें सुनकर गांव वाले भी चौंक उठे। माला ने उंगली से छत की ओर इशारा किया। सभी लोग दौड़ते हुए छत की ओर चढ़े और देखे वहाँ सुधा बैठी हुई थी, जिसकी गोद में सूरज का जो सिर रखा था और उसकी आंखें बंद थीं।
सुधा अब तक कहाँ थी ये कोई नहीं जानता था। यूं अचानक मुखिया के घर देखकर सभी लोग हैरान हो गए। उनमें से एक व्यक्ति आगे जाकर सूरज के जो सांस देखने लगा। सांसें रुक चुकी थी, शरीर में जीवित होने की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। पूरा घर सन्नाटे से भर गया। सब यही पूछ रहे थे ये कैसे हुआ। तभी वहाँ सुधा की सहेली भी दौड़ कर आई, जो सूरज और सुधा के बारे में सब जानती थी। वो जोर से आवाज़ में कह पड़ी, ये तू क्या कर बैठी सुधा? प्रतिशोध की आग में तूने जो अपने सूरज बाबू को ही मार दिया। सुधा मौन थी, पलकें ना झपका रही थी, ना आंसू बह रहे थे, बिल्कुल शांत होकर बस सूरज के चेहरे को देखे जा रही थी। गांव वालों को उस लड़की ने सब कुछ बता दिया। माला भी चीखते हुए कह रही थी सुधा ने सूरज को मारा है। सभी गांव वाले हैरानी से देख रहे थे और आपस में जो फुसफुसा रहे थे। इतने में जगदीश डॉक्टर वहाँ फिरंगी सिपाहियों के साथ पहुँचा। सिपाहियों ने भीड़ से पूरी बात सुनी और माला के लगाए आरोपों के आधार पर सुधा को गिरफ्तार करके हवालात में ले गए। जाते वक्त भी वह कह गए थे कि अभी इस घर की जांच होनी बाकी है। वे सूरज की लाश को भी अपने साथ ले गए। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। मुखिया के किसी मित्र ने मुखिया को चिट्ठी के जरिए इस बात की खबर देना सही समझा। अंग्रेजों का पहचान चौधरियों से था। उन्होंने माला के पिता तक उनके दामाद के मारे जाने की खबर पहुंचा दी। खबर मिलते ही चौधरी आने के लिए अपने घर से रवाना हुए। शाम का वक्त था। हवालात में सुधा बस यही कही जा रही थी, मुझे मारना ही होता तो मैं कब की मार दी होती साहब, दोषी तो कोई और है। इधर माला बरामदे में बैठकर बस लगातार रोए जा रही थी। जगदीश भी खामोश था। काफ़ी समय बाद चुप्पी तोड़ते हुए जगदीश ने कहा, क्या नसीब पाया था सूरज ने, मरा भी तो अपने महबूब की गोद में। माला भी अब आंसू पोंछते हुए जगदीश की ओर देखने लगी और बोली, लेकिन बेचारी सुधा तो बड़ी बदनसीब है। इतना कहकर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। जगदीश भी ठहाके के साथ हंस रहा था। दोनों की हंसी से सन्नाटा छाया भवन अचानक से जो गूंज उठा। बरामदे से उठकर दोनों कमरे में चले गए और अंदर जाकर जगदीश माला की गोद में सर रखकर सो गया। माला और जगदीश दोनों बचपन के दोस्त थे। एक साथ पढ़ाई पूरी किए, साथ साथ बड़े हुए और प्यार भी कर बैठे। लेकिन जगदीश बहुत ही छोटी जाति से था और आर्थिक स्थिति भी उसकी अच्छी नहीं थी, जिस कारण माला के परिवार ने दोनों के रिश्ते को साफ साफ मना कर दिया। माला ने परिवार को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब कोई नहीं माने तो दोनों ने भागकर शादी करने की ठान ली। यह वही समय था जब सूरज गांव छोड़कर शहर में नौकरी करने गया था। वहाँ चौधरियों ने उसकी आर्थिक रूप से बहुत मदद की। सूरज गांव में मुखिया का बेटा था और जगह जमीन की भी कोई कमी नहीं थी उसके पास। माला के पिता ने उसे माला के लिए ठीक समझा। माला का जगदीश के साथ भागकर शादी करने की खबर किसी तरह माला के चाचा जी को पता लग गई थी। फिर किसी तरह खानदान की लाज रखने के लिए माला के पिता ने उसकी शादी सूरज से करने की ठान ली। सूरज पहले ही उनके कर्ज के तले दबा था तो मना नहीं कर पाया और मुखिया भी इस शादी के लिए हाँ कर लिया। दोनों की शादी हुई और फिर वो गांव आ गए। सिर्फ वही नहीं, जगदीश भी इलाज के बहाने गांव आकर रहने लगा। लेकिन सूरज को जगदीश के बारे में ना तो चौधरियों ने कुछ बताया और ना माला ने। वो तो बस यही जानता था कि दोनों बचपन के दोस्त हैं। काफ़ी देर जगदीश आंख बंद किए माला की गोद में सोया रहा और माला उसके सिर पर हाथ फेरती रही। माला कहने लगी, तुम्हें पूरा यकीन तो है ना, किसी को कुछ पता तो नहीं चलेगा ना? जगदीश बोला, क्यों, कावेरी के समय किसी को पता चला था क्या माला? माला बोली, नहीं, लेकिन तब की बात और थी। इन फिरंगी दरोगाओं पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब क्या ढूंढ निकालें? जगदीश बोला, लेकिन मुझे पर तो तुम्हें भरोसा है ना? किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। हर साजिश को हमने कुछ इस तरह से अंजाम दिया है कि सबको लगेगा बदला लेने के लिए सुधा ने ही मारा है उसे। माला बोली, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा है। अगर सवाल उठे कि सुधा के पास वो अंग्रेजी जहर कहाँ से आया या उसे घर पे किसने लाया था तो? जगदीश बोला, वो सब मुझ पर छोड़ दो, मेरे जान पहचान का वकील है, वो सब संभाल लेगा। और मुखिया भी तो है, वो भी यही कहेगा सुधा के आने से ही घर में फूट पड़ गई थी। और दोनों जोर से हंसने लगे। माला बोली, बेचारी सुधा, उसे तो अब भी यही लग रहा होगा उसके कान भरने से मैं ससुर जी से लड़ी और वो तोता बेचारा अपनी जान गंवा बैठा।
जगदीश हंसते हुए कह पड़ा, मेरा मित्र सूरज भी तो तोता ही था। और दोनों फिर हंसने लगे। हंसते हंसते अचानक माला की सांसें फूलने लगी। जगदीश बोला, क्या हुआ, ठीक तो हो? जगदीश कहते हुए जगदीश उठकर बैठा और उसे पानी दिया। माला के सीने में तेज दर्द उठने लगा। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और छटपटाने लगी। जगदीश को समझ नहीं आ रहा था कि वो माला के हाथ पैर घिसने लगा। माला की छटपटाहट देखकर जगदीश के हाथ पैर भी कांपने लगे। अपनी डॉक्टरी कैरियर में उसने ऐसी तड़पता हुआ किसी को नहीं देखा था। रात भी बहुत थी। घर पे जगदीश के अलावा और कोई भी नहीं था। उसने किसी गांव वाले को बुलाकर माला को उसके दवाखाने ले जाना सही समझा, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही माला के पिता घर में आए और देखा कि घर में भीड़ लगी है। सभी गांव वाले इकट्ठा खड़े थे। बरामदे में माला का मृत शरीर पड़ा था और पास में जगदीश सिर पर हाथ रखकर बैठा हुआ था। चौधरियों को इस बात की पहले खबर नहीं थी कि जगदीश शहर छोड़कर यहीं आ बसा है। सामने अपनी बेटी का मृत शरीर और जगदीश को पास बैठा देख चौधरी ने अपना आपा खो दिया। उन्होंने जगदीश का कुर्ता पकड़कर घसीटते हुए थप्पड़ पर थप्पड़ कस दिए। चौधरी के साथ उसके साथ जो कुछ और लोग आए थे, उन सभी ने मिलकर जगदीश को पीट पीट कर उसकी हड्डी पसली एक कर दी। हाथ पैर से लहूलुहान हो गया। गांव वाले भी छुड़वाने में नाकामयाब ही रहे। इतने में 7-8 सिपाही भवन में प्रवेश किए। सिपाहियों ने सबसे पहले जगदीश को छुटाया, फिर सभी गांव वालों को भवन से बाहर किया। एक ही दिन में घर में 2-2 मौत की खबर से गांव में जो यह खबर आग की तरह फैल गई थी। पूरा गांव ही मानो मुखिया के घर में के सामने जो इकट्ठा हो चुका था। उन सिपाहियों में से एक भारतीय सिपाही भी था। उसके माला के मौत पे सवाल पूछने पर चौधरी चिल्लाते हुए जगदीश की ओर उंगली करते हुए कहने लगे, इसने मारा है, इस जगदीश ने मारा है मेरी बेटी और दामाद को। यह सुनकर जगदीश की आंखें बड़ी हो गईं, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया। इस हालत में वो नहीं था कि कुछ कह सके। आगे चौधरी ने बताया, जगदीश मेरी दौलत के पीछे पड़ा था, इसलिए मेरी बेटी से शादी करना चाहता था। लेकिन जब उसकी शादी यहाँ इस गांव में मुखिया के घर में हुई तो ये इलाज के बहाने इस गांव में आकर रहने लगा और बदला लेने के लिए मेरी बेटी और दामाद दोनों को मार दिया। जगदीश कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस सिर हिलाकर ना ना कहने की कोशिश कर रहा था। चौधरी ने जोर से आवाज़ में कहा, इसे गिरफ्तार करो वरना मेरे आदमियों के हवाले इसे कर दो। चौधरी की बात मानते हुए और घटनाक्रम को देखते हुए सिपाहियों ने जगदीश के हाथ को रस्सी से बांध दिए और फिर पूरे घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। कड़ी दोपहर का समय था। गांव वालों की भीड़ अब भी जो मुखिया के घर के सामने वैसे ही खड़ी थी। घर में हत्या से जुड़ा कहीं कुछ नहीं मिला। तब सिपाहियों ने सूरज के किताब वाले कमरे का दरवाजे को तोड़कर वहां जांच करने लगे। वहां सूरज की डायरी मिली। वह भारतीय सिपाही डायरी का हर पन्ना पलटकर पढ़ने लगा, जिसके आखिरी पन्ने में कुछ टूटे फूटे शब्दों में लिखा था, मैं माला से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए जगदीश और माला के नाजायज रिश्ते को जानकर भी उससे कुछ नहीं कहता। मुझे जगदीश से डर लगता है। मुझे शक है कि उसी ने शायद मेरी बुआ कावेरी को मरवाया होगा, ताकि जब मैं शहर में रहूं तब वो बिना रोक टोक के माला से मिल सके। और अब मुझे भी डर लग रहा है कहीं वो मुझे भी ना मार दे। डायरी के इस आखिरी पन्ने पर यह साबित कर दिया इस पन्ने ने कि सूरज पहले से सब जानता था और उसे जगदीश से अपनी जान का भी डर था। चौधरी के इल्ज़ाम और सूरज की डायरी के आधार पर जगदीश को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे पकड़कर हवालात ले जाया गया। फिर से गांव वालों की भीड़ में यह बात फैल गई कि डॉक्टर जगदीश दास ने बदला लेने के लिए सूरज और माला की जो जान ले ली। जगदीश को हवालात ले जाया गया, यानी कि अब सुधा निर्दोष थी और उसे छोड़ दिया गया। हवालात में जगदीश को जेल के अंदर जाते हुए हल्की पतली आवाज़ में सुधा की बातें सुनाई पड़ी। सुधा बोली, धन्यवाद डॉक्टर बाबू, आपने मेरे छलनी हृदय का इलाज कर दिया। जगदीश पीछे मुड़ा कि सुधा मुस्कुराते हुए फिर हल्की आवाज़ में कह पड़ी, आप ये कैसे भूल गए कि मैं रात को चोरी छिपे उस घर के पीछे से बातें सुना करती थी। इतना कहकर सुधा उल्टे पांव वहाँ से चली गई। जगदीश सब कुछ समझ चुका था, लेकिन कहने और करने के लिए उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। सुधा वहाँ से सीधी शमशान की ओर चली गई और दूर खड़े होकर घाट के पास मुखिया को अपने बेटे और बहू की चिता को आग देते हुए देखती रही
और याद करती रही सूरज से जुड़ी सभी बातों को। बचपन से दोनों का साथ खेलना, सूरज का उसे पढ़ाना सिखाना, ईंट भट्टे में दोनों का चोरी छिपे मिलना, सूरज के झूठे वादे, सब कुछ सुधा को याद आ रहा था। और याद आ रहा था शहर से नई पत्नी का ले आना, उसे पूरी तरह भुला देना, जगदीश का उससे मिलना और उस घर में काम के लिए ले आना, माला की झूठी दोस्ती और सूरज का दोबारा उसके लिए आकर्षण। सब कुछ ही तो उसकी आंखों के सामने झलक रहा था, मानो वो रात भी, जिस रात उसने अपने प्रतिशोध का आखिरी दाव खेलना शुरू किया था। उस रात सूरज और माला के कमरे का प्रकाश बुझ जाने और आती आवाज़ों के थम जाने के बाद सुधा भी वहाँ से लौट रही थी। रसोई घर से कुछ आहट सुनाई पड़ी। सुधा के पैर रुक गए। वो मुड़ते हुए रसोई घर के कमरे के पीछे जा खड़ी हुई। रात के सन्नाटे में सब कुछ साफ साफ सुनाई पड़ रहा था। जगदीश की आवाज़ थी। सुधा हैरान हो गई, इतनी रात को जगदीश यहाँ? रसोई घर की खिड़की के पास कान लगाकर वो खड़ी रही। कुछ देर बाद माला और जगदीश दोनों ही बातें उसके कानों में आने लगी। उस रात ही सुधा ने जान लिया था कि माला सूरज से नहीं जगदीश से प्यार करती है और सूरज की हत्या कर दोष सुधा के ऊपर देना चाहती है। फिर सारी संपत्ति हत्या कर दोनों कहीं चले जाना चाहते थे। उस रात सुधा माला की सारी साजिश जान गई और समझ गई थी, लेकिन एक ही बात जानना बाकी था, उसे कि सूरज ने माला से शादी क्यों की और उसे क्यों भुला दिया। अगले दिन से सुधा ने अपनी साजिश रची। सूरज से जवाब पाने के लिए उसे दोबारा अपनी ओर आकर्षित करने लगी। माला के कमरे से अंग्रेजी जहर की कुछ गोलियां चुराकर अपने पास उसने रख ली। सुधा पढ़ना लिखना जानती थी। सुधा जिन सवालों का जवाब सूरज से पाना चाहती थी, वो जवाब उसे उसकी डायरी से मिला। फिर उसने अपनी आखिरी चाल चली। डायरी के आखिरी पन्ने में कुछ लिखकर डायरी वहीं छिपा दी। सुधा ये बात जानती थी कि माला ने सूरज को जो जहर दिया है वो दोपहर बाद ही काम शुरू कर देता है और तीसरे पहर मौत उसकी हो जाती है। माला जहर सुबह ही दे चुकी थी सूरज को और किसी बहाने सुधा से भी वो जहर माला के खाने में मिलाकर ऐसे समय में खिलाई कि जिसके तीसरे पहर में उसकी मौत रात को ही हो। और हुआ भी यही जो सुधा ने सोचा था। सूरज का मरना, फिर माला का मरना, डायरी का मिलना और दोनों की हत्या के लिए जगदीश का गिरफ्तार होना। चिता की आग बुझ चुकी थी, बस धुएं अब उड़ रहे थे। साथ में बह जा रही थी सुधा की दोनों आंखें। मुखिया की जगह जमीन सब सूरज के नाम होने के कारण अब वो अंग्रेजों के हवाले था। जगदीश को दोनों खूनों के दोष में आजीवन कारावास हुआ। सुधा का प्रतिशोध अब पूरा हो चुका था, लेकिन हृदय अब भी छलनी ही था, यह सोचकर कि प्रतिशोध की आग में वो इतनी अंधी हो बैठी कि अपने सूरज बाबू को मरते देखकर भी वह कुछ नहीं कर पाई थी। इसी चिंता में वह घुलने लगी और यही रह रहकर उसे सूरज की याद आती थी कि वह सूरज के लिए कुछ नहीं कर पाई। प्रतिशोध में कि आग ने उसे कुछ सोचने का मौका भी नहीं दिया। अगर वह चाहती तो सूरज को बचा सकती थी, लेकिन वह बदले की आग उस पर इतनी हावी थी कि वह कुछ नहीं कर पाई। दोस्तों, ऐसे ही सुधा ने बदले की अपना पूरा कर लिया, उसका बदला पूरा हो गया। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।